हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारी विद्युतशीलता होती है किसी भी पदार्थ की, वह क्या होती है। ठीक है, और उसका काम क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर दो आवेश एक दूसरे के समीप अगर स्थित हैं, अगर ये Q1 है और ये Q2 है, अगर वायु है इन दोनों के बीच में, तो हमारा F कितना लगता है। और अगर वायु नहीं है या कोई और अगर माध्यम उपस्थित है इसके अलावा, तो हमारा एफ कितना निकलता है। अगर इसको एन नॉट से लिख रहे थे और हम इसे क्या लिख रहे थे, एफ एम से लिख रहे थे। ठीक है, तो अगर माध्यम का मतलब हमने क्या सीखा था उस टाइम पे, हमने तो ये सीखा था कि माध्यम कुछ भी हो, वायु हो या कोई और भी माध्यम हो, सिर्फ वो क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, उस स्पेस जो भी होगा आवेशों के बीच में, वो स्पेस करता क्या है कि जो लगने वाला जो विद्युत बल है ना, उसके ऊपर प्रभाव डालता है या उसकी इंटेंसिटी को कम करता है। ठीक है, माध्यम की उपस्थिति सिर्फ इतना काम करती है। ठीक है, तो ये अपन पूरा हम देख चुके थे कि माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है वह क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। ठीक है, और उन दोनों को भी अपन देख चुके हैं क्या, कि उन दोनों का जो अनुपात होगा, यानी माध्यम की विद्युतशीलता बटे किसका, निर्वात की विद्युतशीलता, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। और इसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये तो वो आपेक्षिक का मतलब ही होता है कि इसका रिलेटिव है ये किसी और से। ठीक है, ये जो है ना एप्सिलॉन आर, इसका मतलब है कि हम तुलना कर रहे हैं किसी वस्तु की किसी और से। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या है कि माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, एच कंपैरिजन टू किसके, निर्वात की विद्युतशीलता के। जब इन दोनों का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है एप्सिलॉन आर के। यहां तक अपन देख चुके हैं। ठीक है, आज हमको देखना है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं किसका, अध्यारोपण के सिद्धांत का, और फिर हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ना है। तो देखो, अध्यारोपण का जो सिद्धांत आपने पढ़ा है, लास्ट वीडियोस में आपने पढ़ा होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। इसका सिंपल सा मतलब आपको यह सीखना है, क्या सीखना है, कि अगर किसी स्पेस में, जिस स्पेस में यानी किसी जगह पर किसी स्थान में अगर कोई बिंदु उपस्थित है, ठीक है, और मान लो कि इस बिंदु पर कोई आवेश है या नहीं भी है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, आवेश हो भी सकता है नहीं हो सकता, पर इतना है कि ये जो बिंदु है, मान लेते हैं हम इसको P, ये जो पॉइंट है P, ये P पॉइंट किसी ना किसी आवेश के क्षेत्र में होगा। ठीक है, अच्छा, मान लो यहां पे है Q1 और हमने इसको लिया हुआ Q0, हमने धन परीक्षण आवेश लिया Q0 जो कि रखा है किस पर, P पॉइंट पर। तो हमें पता है कि जो Q1 है वह इस पॉइंट पर, ठीक है, मान लो ये इसका क्षेत्र है इतना बड़ा। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो Q1 है इस P पॉइंट पर बल लगाएगा, अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो बल किस ओर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, F। ठीक है, तो इस F की जो वैल्यू है वह कितनी होगी, अगर इन दोनों के बीच की अगर हमें डिस्टेंस पता है r, तो कूलॉम के अकॉर्डिंग कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, यानी Q0 के ऊपर जो बल लगाया जा रहा है किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। ठीक है, तो वह कितना होता है, ये होता है, मान लो इसको Q1 हटा दो थोड़ी देर के लिए, 1/4πε0। और ये ε0 क्या बता रहा है कि इन दोनों के बीच में वायु उपस्थित है। ये माध्यम कैसा है, फ्री स्पेस है या वायु है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो बल लग रहा है इन दोनों के बीच में, ये होगा Q इंटू Q0 और अपॉन में जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसका वर्ग। ये बल लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, यहां तक तो हम देख चुके हैं, इतना तो आप लोगों के समझ में भी आ गया होगा। अब जरा एक चीज और देखो, ये है हमने पास में Q0 पॉजिटिव, Q के द्वारा या Q1 के द्वारा बल लग रहा है, मान लो F1। अगर इसी स्पेस में, ये जो जगह है आपके पास में, यहां पे कोई और एक और बल आ जाए, वो सॉरी एक और आवेश उपस्थित हो, यानी Q2 जो कि पॉजिटिव है मान लो, तो ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच पे अगर ये डिस्टेंस है r, तो इसके ऊपर बल किस डायरेक्शन लगेगा, ये पॉजिटिव आवेश को इस ओर लेकर जाएगा, तो ये जाएगा इधर। मान लो ये लग रहा है कितना, F2। ठीक है, यहां से लेकर ये यहां तक, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे मान लेते हैं R2, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे मान लेते हैं हम क्या, R1। ठीक है,
तो ये F2 की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q2, अगर इनसे 1 कर लें Q2 इंटू Q0 और अपॉन में R2 स्क्वायर, क्योंकि दूसरा आवेश आ गया इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस डिस्टेंस को भी क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो Q1 जितना बल लगाएगा वो F1 वो ये रहा, Q2 अपना बल लगाएगा F2 जो कि इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो आवेश इसके ऊपर F1 और F2 बल लगा रहे हैं, तो यह इन आवेशों की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कि एक आवेश के द्वारा किसी भी बिंदु पर उपस्थित अन्य आवेश पर जो बल कार्य करता है, इसके द्वारा इस पर जो बल लग रहा होगा वो उस बल पर यानी इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर कोई और आवेश इसके पास में समीप स्थित हो। अगर Q1 है तो Q1 बल लगाएगा, Q2 है Q2 इसके ऊपर अपना बल लगाएगा, तो ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। ठीक है, अगर हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम इस P पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं तब, ठीक है, तो P पॉइंट पर जो भी आवेश उपस्थित है उस आवेश पर ये दोनों आवेश अपना अपना अलग अलग बल लगाएंगे। ठीक है, तो F2 लगेगा इस डायरेक्शन में और F1 लगेगा इस डायरेक्शन में। ये रहा अपने पास में F1 और ये रहा अपने पास में क्या, F2। ठीक है, और मान लो कोई तीसरा और आवेश आ जाता है, तो तीसरा वो क्या करेगा, तीसरा अपना अपना बल लगाएगा। मान लो यहां पे क्या है, ये Q3 है, तो Q3 भी क्या करेगा, ये अपना बल लगाएगा। मान लो Q3 की जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से मान लेते हैं अपन क्या है, R3 है। ठीक है, तो जो R3 जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, और Q3 इसके ऊपर जो बल लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन किस ओर जाएगी, वो भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये भी बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपने पास में क्या, F3, और इसकी वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू कूलम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बता रहा है कि इस बिंदु पर जो आवेश उपस्थित है और ये जो आवेश है इन सभी के बीच में क्या उपस्थित है, वायु या निर्वात है, और ये हो जाएगा Q3 इंटू Q0 और अपॉन में R3 का स्क्वायर। ठीक है, तो तीन आवेश थे, तीनों आवेशों के बीच की जो जिस बिंदु पर हमें या जिस बिंदु पर जो कोई आवेश उपस्थित है उस पर जो हमें बल ज्ञात करना है, तो उस आवेश के बीच की दूरी जो है वो R1 R2 और R3 है। तो इनके बीच में जो बल कार्य करेगा, तो Q1 के द्वारा लगा F1 इस डायरेक्शन में, Q2 के द्वारा लगा इस डायरेक्शन में और Q3 के द्वारा लगा इस डायरेक्शन में। तीनों बल लग रहे हैं किस पर, P बिंदु पर उपस्थित आवेश पर। अब आपका काम क्या है, आपको यह बताना है कि P पर जो टोटल बल लगेगा वह कितना होगा। F1 F2 F2 ये रहा और F3 ये रहा, इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा किस पर, P पॉइंट पर, वह कितना होगा। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी बिंदु पर उपस्थित आवेश पर, किसी भी बिंदु पर उपस्थित आवेश पर लगने वाले जितने भी बल होंगे, ठीक है, अगर उनको अगर हमें कंबाइंड इफेक्ट अगर हमें ज्ञात करना है, तो सिर्फ क्या करना है कि उस बिंदु पर लगने वाले सभी बलों का या सभी स्थिर विद्युत बलों का हमें क्या करना है, सदिश योग करना है। ठीक है, अगर किसी एक आवेश के चारों तरफ बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, तो उन सभी के द्वारा अलग अलग लगने वाले विद्युत बलों का सदिश योग जिस सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है या जिस सिद्धांत का हम उपयोग करते हैं ज्ञात करने के लिए, उसको हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या क्या कहता है कि P बिंदु पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग अगर आप करेंगे तो आपको F नेट प्राप्त हो जाएगा कि कितना होगा। ठीक है, तो आपको जो F नेट है वो F नेट आपके पास में कितना निकल कर आएगा, F नेट निकल कर आएगा आपके पास में F1 प्लस F2 और प्लस F3। ऐसे ही अगर और भी आवेश उपस्थित हो तो आप आगे क्या करते जाते हो, बढ़ते हुए जा सकते हो।
इन सभी का हमने क्या कर दिया, सदिश योग कर दिया। ठीक है, तो F1 की वैल्यू आपके पास में ये है, F3 की ये है और F2 की ये है। वैल्यू पुट करना है और ऐड करना है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां पर ये है क्योंकि जो बल होता है, और ये बल कौन सा है, स्थिर विद्युत बल, तो स्थिर विद्युत बल जो है वह सदिश राशि है, और सदिश राशियों को आप सिंपली प्लस करके नहीं जोड़ सकते, इसीलिए तो वहां पे टर्म लगा हुआ है सदिश योग के बराबर होती है, योग के बराबर नहीं, सदिश योग के बराबर होती है। तो आपको इनका सदिश योग करना है। ये जो वेक्टर लगा है ना, ये वेक्टर आपको बता रहा है कि योग कैसा हो रहा है, सदिश हो रहा है। अगर मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है इन तीनों को, तो क्या कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं ये R1 कैप, ये हो जाएगा R3 कैप, और ये क्या हो जाएगा, R2 कैप। ठीक है, अच्छा, तो इनका क्या करना है, अपन को सदिश योग करना है। तो जब भी हमें सदिश योग ज्ञात करना हो सदिशों का, तो हम कौन से नियम का उपयोग करते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, किनका प्रयोग करते हैं, हम करते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम का। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं, किसी भी सदिशों का योग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जरा देख लो कि कैसे इनका योग ज्ञात किया जाएगा। नोट्स अपने बनाते रहना है साथ के साथ में, और समझते भी रहना है। चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप बता भी सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, थोड़ा ये पॉइंट समझा दो। ठीक है, क्योंकि आप इतनी दूर बैठ के वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपको समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, तो वो तो भैया तभी पता चलेगा जब आप लोग बताओगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, दो सदस्यों को हम लेके एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे जोड़ेंगे। मान लो ये अपने पास एक पॉइंट है और यहां पे रखा हुआ है मान लो Q0, एक आवेश ये है Q1 और एक आवेश यहां पर स्थित है क्या, Q2। ठीक है, इसकी यहां से ये जो डिस्टेंस है ये, और ये जो डिस्टेंस है अपने पास में, ये मान लो R2 है और ये मान लो क्या है, R1 है। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट है यहां पे, इसको बोल सकते हो आप क्या, P पॉइंट। अब देखो इस पे जो बल लगेगा वह किस डायरेक्शन में जाएगा, वह इस डायरेक्शन में जाएगा। ये R2 लिख दिया, इसको R1 कर लेते हैं। तो ये किस डायरेक्शन जाएगा, ये जाएगा F1 इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, या हम बोल सकते हैं धन परीक्षण आगे हमने P पॉइंट पर रखा हुआ है। अच्छा, Q2 के द्वारा जो Q0 के ऊपर जो बल लगेगा वह किस डायरेक्शन में जाएगा, वह जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन क्या, F2। दोनों बल लग गए। ठीक है, अब हमें पता है क्या कि ये जो दो बल लगे हुए हैं यहां पे, ठीक है, तो इन दोनों बलों, एक बल जा रहा है अपना इस डायरेक्शन में और एक बल जा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का अगर हमें योग करना है तो कैसे करेंगे, अगर मान लो इन दोनों दोनों की ये जो बल लगे हुए हैं F1 और F2 ऐसे और ऐसे करके, तो हमें इतना तो पता है कि F1 और F2 के कहीं बीच में इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि P पॉइंट ना तो इस डायरेक्शन में जा सकता है और ना सीधे इस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर वो P पॉइंट जो प्रतिकर्षित होता वो इस डायरेक्शन में जा सकता था अगर सिर्फ F1 कार्य कर रहा होता। P पॉइंट ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी F2 डायरेक्शन में सिर्फ जा सकता था अगर ये F1 नहीं होता। तो F1 भी लगा हुआ है, F2 भी लगा हुआ है, तो ये ना तो सीधे इधर जा सकता है ना सीधे इधर जा सकता है। अगर ऐसे करके इनको दोनों को खींचा जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। इन दोनों के बीच में कहीं होगा हमारा क्या, रिजल्टेंट यानी R, और इसको हम बोल सकते हैं क्या, F नेट। ठीक है, अच्छा, मान लो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो कितना है, वो है थीटा। तो इसकी जो क्रिया रेखा है कुछ पीछे की तरफ आएगी, तो इसको यहां पे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे करके। मान लो ये O पॉइंट है या O पॉइंट से ओरिजिन है सभी का। ठीक है, अच्छा, तो देखो जो R यानी हमारा क्या है,
एफ नेट। तो हमारा समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है बेटा? समांतर चतुर्भुज नियम ये कहता है कि अगर दो सदिश एक कोण पर हैं तो उनका जो योग होता है, उसका हमने 11वीं क्लास के अंदर में फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मान लो दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हुए हैं, और वो क्या है, कौन कौन से सदिश है, एक पी है और एक क्यू है, तो हमने क्या पढ़ा था, आर बराबर पढ़ा था अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस थीटा। ये दो सदिश हैं। तो आज से आप एक बात को सीख लो हमेशा के लिए, क्या, कि अगर किसी भी बिंदु पर दो सदिश, मान लो F1 इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में है, तो अगर एक ही रेखा में लगे हुए हैं, चाहे तो वो विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं और सेम दिशा में भी हो सकते हैं। ये F2 मान लो इधर है और F3 इधर है। अगर हमें क्या करना हो, तब इन तीनों सदिशों को अगर हमको जोड़ना हो तो अपन क्या कर सकते हैं, F1 और F3 सेम डायरेक्शन में और F2 किसमें है, विपरीत डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, तो हम सीधे F नेट उसको बता सकते हैं क्या, F1 प्लस के F3 और माइनस के क्या, F2, डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी दो सदिश मान लो F1 इस डायरेक्शन में है और F2 इस डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल लग रहा है वो क्या है, थीटा। तो जब भी दो सदिश एक दूसरे से किसी कोण पर स्थित हो, किस पर स्थित हो, किसी कोण पर लगे हुए हो, तब उस कंडीशन में जैसे ही एंगल बन जाए उन दोनों के बीच में, अगर बल इस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन है उन दोनों की, एक ही रेखा में लगे हुए आगे पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली जोड़ दो घटा दो। अगर ये कोण बन जाए दोनों के बीच में, एक ऐसे करके लगा हुआ है और एक इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तब इन दोनों को आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते। अगर ये अदिश राशि होती तो आप कर देते, बट ये कैसी राशि है, सदिश, और सदिशों को जोड़ने के कुछ नियम होते हैं जो कि हमने 11वीं क्लास में पढ़ लिए हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो 11वीं की जो आपके पास में नोट कॉपी होगी, आप उसको जाके दोबारा से खोलो और समझो उसमें। तो सिर्फ अपन को करना क्या है, अपन को एक काम करना है कि लगा है एफ नेट, और एफ नेट बराबर क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और ये हो जाएगा क्या, cos थीटा। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो आपने दो लेके बता दिया, अगर तीन लग रहे हो तो क्या करें? मान लो अगर ये P पॉइंट था Q0 का, ठीक है, F1 और F2 की तो वैल्यू निकाल लोगे ना, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 और Q0 और अपॉन में R1 स्क्वायर। वेक्टर लगाना है तो यहां पे कर देंगे अपन R1 कैप। R1 कैप का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, P पॉइंट पर एक बल लगा है F1, दूसरा लगा है F2, ठीक है, और तीसरा लगा है क्या, F3। ये ऐसे करके लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये एंगल है थीटा, और अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के बीच में, मान लो अगर इसको अलग लगना है तो इसको θ1 कर लो और इसे θ2 कर लो, ठीक है, या ऐसे कर लो। F2 और F3 के बीच में जो कोण है वो θ2 है, और F2 और F1 के बीच में जो कोण है वो क्या है, θ1 है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक काम करना है, क्या, कि मान लो कि F3 नहीं है, क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत आपसे क्या कहता है, आवेश की प्रॉपर्टी क्या कहता है, कि अगर किसी आवेश पर किसी अन्य आवेश से जो बल लग रहा है, उस बल पर किसी अन्य आवेश की उपस्थिति की वजह से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि F3 नहीं है, सिर्फ कौन है, F1 और F2 है। तो F1 और F2 अगर है तो अब क्या कर सकते हो, इन दोनों के बीच में आप रिजल्टेंट निकाल लो, क्या आ जाएगा, मान लो ये F आ गया, या मान लो थोड़ी देर के लिए ये R1 है, ठीक है। तो F1 और F2 के बीच में R1 निकल कर आ जाएगा आपका वही F1 स्क्वायर प्लस के F2 स्क्वायर और प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। अगर ये दोनों के बीच में थीटा बने तो थीटा बना जाएगा, R1 आ गया, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, आपको इसको हटा देना है और इसे हटा देना है। तो आपके पास में बचा क्या, आपके पास में ये बचा R1 और F3। तो अब आपको करना क्या है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है।
मान लो ये एंगल इन दोनों के बीच में अब क्या है, θ2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन कितना एंगल लग रहा है, θ2 लग रहा है। तो जब θ2 एंगल इन दोनों के बीच में अब है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के बीच में कहीं होगा हमारा क्या, रिजल्टेंट जो नया होगा, इसको अपन बोल सकते हैं क्या, R2 मान लो। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा F3 और cos θ3। अब क्या हो जाएंगे, ये दोनों गायब हो जाएंगे। हमको पता चल जाएगा कि एक रिजल्टेंट जो होगा इन तीनों का वो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सदिशों को जोड़ा कैसे जाता है। और सदिशों को जोड़ा किस नियम से जाता है, अध्यारोपण के सिद्धांत की मदद से सदिशों का योग कर दिया। और उन सदिशों का अगर हमको परिमाण ज्ञात करना है, तो परिमाण को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम लगाते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं उन दोनों के बीच में, और अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो इतना तो अपन कर चुके हैं। आज अपन करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र को पढ़ेंगे। बहुत दिन से सभी इंतजार कर रहे होंगे कि कब विद्युत क्षेत्र आएगा, कब हम मेन चीज को शुरू करेंगे। चलो, आज देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र आखिर में है क्या, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो, विद्युत क्षेत्र आखिर में है, सिंपल सा है, बहुत टाइम से अपन पढ़ते जा रहे हैं। मान लो कोई Q आवेश है, तो हमको पता है कि अगर Q आवेश है तो इस Q आवेश के आसपास एक स्पेस होता है या एक जगह स्थान होता है, जिस जगह में ये क्या रखता है, अपना प्रभाव क्षेत्र रखता है। ठीक है, इस Q को थोड़ी देर के लिए यहां रख लो, इसके पास में क्या है, इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़े क्षेत्र में ये क्या कर रहा है, कोई और आवेश इस पर आएगा, यहां पर आएगा। मान लो कोई इस जगह पे आके बैठ गया, P पॉइंट पे, क्या, Q0। तो जब भी Q आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें किसी और आवेश के आने पर, किसी और आवेश के आने पर वह क्या करता है, इसके ऊपर बल लगाता है, या जो आवेश आ रहा है वह आवेश क्या फील करता है, क्या महसूस करता है कि उसके ऊपर कोई बल कार्य कर रहा है, जो जो क्या कर रहा है, इसको बाहर भेजने का प्रयास कर रहा है। मान लो ये हम लेकर आए पॉजिटिव का, ठीक है, ये है पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश को हम लेकर आए ये टेस्ट करने के लिए कि इस पॉइंट पर जो बल लग रहा है वह किस डायरेक्शन लगेगा या कितना लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र है क्या, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में किसी और अन्य आवेश के आने पर उस आवेश के द्वारा एक बल का अनुभव किया जाता है। तो जो अनुभव किया जाता है बल के द्वारा, जितने बड़े क्षेत्र में अनुभव किया जा रहा होगा, उस क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। किसका, इस आवेश का। ठीक है, और किसके द्वारा ये महसूस किया जाएगा, बल लग रहा है, जो आवेश आप इसके अंदर लेकर जाओगे। ठीक है, तो ये तो हमारा होता है विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब आपको इतना तो पता चलेगा कि कोई भी आवेश होगा तो उस आवेश का एक क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसी भी आवेश का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और अपना टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र पहला, और फिर हमें उसके बाद में क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस शब्द का अगर मतलब आपने समझ लिया ना, तो ये चैप्टर में फिर कुछ नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरली सब जानते हैं, तीव्रता को भी सब समझ लेते हैं, बट इसकी जो फील है ना उसको नहीं समझ पाते कि आखिर में तीव्रता है क्या चीज, आखिर हम निकालते क्या है। सिर्फ फॉर्मूले रटने से काम थोड़ी चल जाता है। तो देखो, आज ढंग से समझना है कि ये तीव्रता का मतलब है क्या। देखो, मान लो
एक क्यू नॉट अपने पास में एक धन परीक्षण आवेश है। अच्छा, तो मैं बार बार तुमसे एक आवेश के बारे में बात कर रहा हूँ, धन परीक्षण धन परीक्षण, ठीक है। तो आखिर में ये है क्या, देखो धन परीक्षण आवेश अगर आपने नोट्स में पढ़ लिया हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। ये धन परीक्षण कुछ नहीं होता, एक बहुत ही अल्प आवेश होता है जिसको हम इसलिए लेकर रखते हैं ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि अगर हम इस क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो ये कितना बल लगाता है इस आवेश के ऊपर, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कितना लगाएगा बल, अगर इसको लेकर जाएंगे तो हमें पता है कि इसके ऊपर बहुत अल्प आवेश है, या हम इसको एक यूनिट चार्ज मानकर चलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि एकांक आवेश के ऊपर कितना बल लग रहा है, तो अपन ये भी बता सकते हैं कि 10 कूलम का आवेश लेकर जाएंगे तो कितना लगेगा। तो हम सिर्फ इसको फील करने के लिए लेकर जाते हैं, अपने साथ में लेकर रखते हैं, या एक डायरेक्शन को मालूम करने के लिए अपने साथ में रखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर इस आवेश का ये इतना बड़ा क्षेत्र है और यहां पर किसी और एक अन्य आवेश को लेकर आते हैं, मान लो क्यू नॉट को जब इसके अंदर लेकर आएंगे, कहां पे लाके रख दिया हमने, इस पॉइंट पर लाके रख दिया। जो शब्द बोल रहा हूं ना, उन शब्दों को ध्यान से समझना आपको। पी पॉइंट पर हमने लाके रख दिया किसको, क्यू नॉट को, यहां पे रखा हुआ है हमारा क्यू नॉट, ठीक है। थोड़ा डायग्राम ठीक से बना लो, मान लो ये है हमारा क्यू नॉट और इस पॉइंट को अपन बोल रहे हैं क्या, पी, ठीक है। अरे बन जा भाई, यहां रखा हुआ है क्यू नॉट पी पॉइंट पर, अभी ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो देखो जब भी किसी आवेश को हम इस पी पॉइंट पर लाके रखेंगे तो होगा क्या कि इस आवेश के द्वारा एक बल का अनुभव किया जाएगा, ठीक है। ये तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो बल कार्य करेगा वह किस डायरेक्शन में जाएगा, वह जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो ये है अपने पास में क्यू नॉट, तो बल जो लग रहा है वह किस डायरेक्शन लग रहा है, यह लग रहा है बाहर की ओर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमने मान रखा है धन, ये भी है धन परीक्षण। तो दोनों आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम। इन दोनों के बीच में बल कार्य करेगा वह कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन नॉट बता रहा है कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वह क्या है, वायु है या निर्वात है, ठीक है। हाँ, एप्सिलॉन नॉट को समझ के रखना भैया, ये एप्सिलॉन नॉट का बड़ा खेल रहता है इसमें। अच्छा, तो बल लगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। किसके ऊपर लग रहा है ये बल, किसके ऊपर लग रहा है ये बल, क्यू नॉट के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो क्यू नॉट को बल लेकर आए इसके अंदर, तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा किस ओर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, बाहर की ओर, एफ लग रहा है अपने पास में। अच्छा, तो जो तीव्रता है उस शब्द का मतलब क्या है, तो देखो हमको आखिर में तीव्रता की जरूरत क्यों पड़ती है, कि हमको मान लो 10 कूलाम के आवेश को किसी क्षेत्र के अंदर लेकर जाना है, किसी और आवेश के। जब 10 कूलाम के आवेश को किसी और आवेश के क्षेत्र में लेकर जाएंगे तो वह उसके ऊपर बल लगाएगा। जब इस Q आवेश के क्षेत्र में अपन मान लो 10 कूलाम के आवेश को अंदर लेकर जाएंगे तो इस 10 कूलाम के ऊपर बल लगेगा जो कि बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी Q की वैल्यू होगी वो इंटू 10 और अपॉन में आर स्क्वायर, जो भी इन दोनों के बीच की दूरी होगी। जैसे इन दोनों के बीच की दूरी है आर, इतना बल लगेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, अपन को पता है। ठीक, अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि आपको किसी भी रैंडम आवेश को उठाना है और लेकर जाना है, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना बल कार्य करेगा ये हमको अगर ज्ञात करना हो तो हम क्या ज्ञात करते हैं, तीव्रता को हम क्यों निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं ताकि हमको यह पता चले कि जिस क्षेत्र के अंदर हम जा रहे हैं वह क्षेत्र कितना ताकतवर है। ताकतवर होने का मतलब क्या है कि अगर हम 10 कूलाम के आवेश को इसके अंदर लेकर जाएंगे तो इसके ऊपर कितना बल कार्य करेगा। अगर हम 100 कूलाम को लेकर जाए तो, 500 कूलाम को लेकर जाए तो
ठीक है, बहुत बड़े आवेश को लेकर जाए तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यह ज्ञात करना है कि इस आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ उस क्षेत्र का इंटेंसिटी कितनी है, या अगर आसान भाषा में कहें कि ताकत कितना है उस क्षेत्र का, कितना ज्यादा इंटेंस है वो, कितनी ज्यादा पावर से इसको बाहर की ओर ढकेलेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर बल तो लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। जब ये इस डायरेक्शन में बल लगाएगा तो वह कितना ज्यादा ताकत से इसके ऊपर बल लगाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए और इसकी ताकत को बताने के लिए हम क्या बताएंगे कि हमने बोल दिया कि मान लो 10 कूलाम्ब के आवेश के ऊपर मान लो 20 न्यूटन का आवेश लग रहा है, सॉरी 20 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो तुमसे बोल लिया जाए कि चलो 10 के ऊपर इतना लग रहा है, बताओ 11.5 के ऊपर कितना लगेगा, तो 11.5 होता नहीं है, मान लो 15 कूलाम्ब का आवेश है तो कितना लगेगा। ठीक है, या आपको मान लो आपको 20 कूलाम्ब आवेश दे दिया जाए तो कितना लगेगा, या 30 कूलाम्ब के ऊपर कितना लगेगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इनको करने के लिए। तो आपको करना क्या है कि जितने भी आवेश को आप अंदर लेकर जाओ, आपको सिर्फ ये देखना है इसकी इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए कि 10 कूलाम्ब को अगर हम अंदर लेकर गए तो इसके ऊपर जो बल कार्य किया वो 20 न्यूटन का किया। तो हमको यह ज्ञात करना है कि 1 कूलाम्ब के ऊपर कितना बल कार्य करेगा। 10 कूलाम्ब के ऊपर 20 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो 1 कूलाम्ब के ऊपर कितना करेगा, हम बटे यहां पे कर देंगे 10 और हमको पता चल जाएगा कि 2 न्यूटन। ठीक है, हमको क्या मालूम चला, हमको यह मालूम चला कि इस Q आवेश के क्षेत्र में 10 कूलाम्ब के आवेश को हम लेकर जाते हैं। ठीक है, तो बल कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, कितने न्यूटन का लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है। तो अगर 1 कूलाम्ब को अगर हम यहां पे रख दें, अगर 1 कूलाम्ब के आवेश को अगर हम यहां पे रख दें तो उसके ऊपर कितना बल कार्य करेगा। कितना बल कार्य करेगा, 1 कूलाम्ब के आवेश को अगर हम रख दें तब बल कितना लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R²। ठीक है, और इनटू में क्या, 1 कूलाम्ब। अगर हमको 1 कूलाम्ब के ऊपर अगर बल ज्ञात हो जाए कि कितना लगेगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, कि इस क्षेत्र की जो तीव्रता है वह इतनी है। ठीक है, तो इंटेंसिटी यानी तीव्रता आखिर में है क्या, कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो हम ज्ञात करते हैं ना, वह हमेशा किसी ना किसी बिंदु पर ही ज्ञात की जाती है। तो हम विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट स्थित है कौन, P, तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस P पॉइंट पर अगर कोई आवेश आ जाएगा तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इस Q आवेश के द्वारा इस P पॉइंट पर अगर कोई और आवेश लाके रखें या एकांक आवेश को लाकर रखें तो उसके ऊपर कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिर में है क्या, कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश को लाने पर लगने वाले बल को उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो एकांक आवेश को लाने पर, ठीक है, एकांक आवेश को कहां पर लेकर आए हम, P पॉइंट पर। एकांक का मतलब क्या है कि 1 कूलाम्ब का आवेश, ऐसे समझ लो।
तो एक कूलाम के आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर जितना बल लगेगा उस बिंदु पर, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। और आसान भाषा में समझ लो कि अगर मान लो 10 कूलाम के आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर F बल लगता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमें एक कूलाम के ऊपर ज्ञात करना है। तो एक कूलाम के ऊपर ज्ञात करना है मतलब F/10। तो एक कूलाम के ऊपर लगने वाला बल पता चल जाएगा। या ऐसे समझ लो कि भैया 10 पेन मान लो F के आते हैं, तो एक पेन कितने का आएगा? F/10 का ही तो आएगा। ठीक है। तो हमको हर हालत में ज्ञात करना है एक कूलाम के ऊपर लगने वाला बल। अगर एक कूलाम के ऊपर लगने वाला बल अगर आप ज्ञात कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप ज्ञात कर रहे हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और पूरे आवेश पर कितना बल लग रहा है अगर वो ज्ञात कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप ज्ञात कर रहे हो स्थिर विद्युत बल दो आवेशों के बीच में। इतना समझ के रखना है। ठीक है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम लिखते हैं ई से, और ई बराबर होता है क्या कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है। इस फॉर्मूले से मान लो कि किसी 10 कूलाम के आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उसके ऊपर 20 न्यूटन का बल कार्य करता है। 10 कूलाम के आवेश को लेकर गई विद्युत क्षेत्र में, तो कितने बल लगा उसके ऊपर? 20 न्यूटन का बल लगा। तो एक कूलाम के ऊपर, या हम कहें, ये तो मैंने तुमको आंसर ही बता दिया, अगर हम कहें कि 10 कूलाम के आवेश को ले जाने पर कितना बल कार्य कर रहा है? 20 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आप किसको रख आए हो, 10 कूलाम को रखे हो, तो 10 कूलाम के ऊपर जो भी बल लग रहा है 20 न्यूटन, तो उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमको निकालना है, तो E बराबर क्या है हमारी F/Q। तो क्या हो जाएगा? F कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का। कितने आवेश के ऊपर लग रहा है? 10 के ऊपर। तो बटा कितना कर दिया? 10। तो बराबर कितना निकल कर आ गया? 2 न्यूटन। तो ये जो 2 न्यूटन का जो बल कार्य कर रहा है ना, वो एक कूलाम के ऊपर कार्य कर रहा है। तो एक कूलाम पर बल कितना लग रहा है? 2 न्यूटन। तो इससे पता चल गया कि वह क्षेत्र कितना ताकतवर है। ठीक है। कि 2 न्यूटन का बल लगता है किस पर? एक कूलाम के ऊपर। आप जो मर्जी चाहे आवेश लेकर आ जाओ, आप आराम से बता दोगे कि इसके ऊपर कितना बल लगेगा। हमें पता है क्यों? क्योंकि एक कूलाम के ऊपर 2 न्यूटन लग रहा है, तो 100 के ऊपर कितना लगेगा? 100 का गुणा कर दो। 500 के ऊपर कितना लगेगा? 500 का गुणा कर दो। भाई एक पेन अगर 5 रुपए का आता है, तो 50 पेन कितने के आएंगे? सेम कंसेप्ट है। ठीक है। तो अपना ई बराबर भैया क्या होता है? ई बराबर होता है F/Q या Q0, जो भी आप समझे। तो आज से आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर ज्ञात करना हो, तो इसका मतलब है आप क्या ज्ञात कर रहे हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मतलब क्या है? आप ज्ञात कर रहे हो कि एकांक आवेश यानी एक कूलाम पर लगने वाला बल। सिंपल। तीव्रता का मतलब क्या है? कि एक कूलाम पर लगने वाला बल। एक कूलाम पर लगने वाला बल का मतलब होता है क्या? तीव्रता। और वो भी किसकी? विद्युत क्षेत्र की। ठीक है। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल। और हमेशा ध्यान रखना कि जो एकांक आवेश पर जो भी बल लगेगा वह किसी ना किसी बिंदु पर ही होगा। तो P बिंदु स्थित है Q आवेश से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। तो Q से R दूरी पर जो बिंदु P स्थित है, उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगी F/Q0। ये हमारी क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कितना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज करो और फिर देखो कि कितना लग रहा है। चलो,
नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास में, आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है कि एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम भैया अब तक कर चुके हैं, तो ये डेरिवेशन है, आप हम इसको सीख लेते हैं। क्या नोट्स मिल जाएगा आपको, घबराना नहीं है, ठीक है, चीजें सीख लो बस। तो देखो कोई भी बिंदु आवेश है, मान लो Q, ठीक है, और इससे किसी R दूरी पर, यहां से ये R दूरी है किसी बिंदु P की, ठीक है, इस P बिंदु पर इस Q आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, Q से P बिंदु पर जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस P बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अब अपन को पता है क्या कि अगर इस P पॉइंट पर हम किसी धन परीक्षण आवेश Q नोट को लाके रखें तो उसके ऊपर एक बल कार्य करेगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे F, और विद्युत क्षेत्र जो होता है या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह सदिश राशि होती है, ठीक है, सदिश राशि होती है, तो भैया इसकी दिशा होगी। तो दिशा किस डायरेक्शन में ले, तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वही दिशा होगी जो बल की होगी जो कि उस बिंदु पर लग रहा है। तो इस बिंदु P पर बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो विद्युत क्षेत्र E की भी डायरेक्शन यही होगी। E भी किस डायरेक्शन लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आखिर में एकांक आवेश के ऊपर जो बल लगेगा वह भी तो बल ही होगा, वो भी तो उसी डायरेक्शन होगा। तो जिस डायरेक्शन में 1 कूलम के ऊपर बल लग रहा है वही 10 कूलम की डायरेक्शन होगी, अलग अलग थोड़ी हो जाएगी। तो E की भी यही डायरेक्शन है जो F की है। अच्छा, तो हमें यहां से इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वही कहानी लिखेंगे अपनी, वही हम पुरानी लिखते आ रहे हैं कि माना किसी बिंदु आवेश Q के कारण हमें P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना कि प्लस Q आवेश से P बिंदु की जो दूरी है वह क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। इस P बिंदु पर हमें Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। चित्र आपके पास में ये बन चुका है, ठीक। तो डेरिवेशन में आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है कि हमारा F किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम कूलॉम के नियम से क्या होगा, बिंदु P पर विद्युत बल कितना होगा भैया, ये होगा F बराबर अपने पास में क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है कि आवेश Q तथा बिंदु P निर्वात में रखे हुए हैं, ठीक है। तो निर्वात में स्थित है P और Q, तो बल कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q इंटू Q नॉट, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, r², ठीक है। समझ आ गया ना, जरा देख लो एक बार। चलो, तो F का जो बल लग रहा है उसका परिमाण कितना है अपने पास में, ये है, ठीक है। तो P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या मतलब है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मतलब है कि ये जो F लग रहा है वह कितने पर लग रहा है, Q नॉट के ऊपर लग रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि Q नॉट के ऊपर अगर F बल कार्य कर रहा है तो 1 कूलम के ऊपर कितना काम करेगा, यानी एकांक आवेश के ऊपर, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। एकांक का मतलब क्या है कि जो भी आवेश है उसको क्या कर दो, भाग दे दो,
ठीक है। ये क्यू नॉट कौन सा आवेश है? ये क्यू नॉट वह आवेश है जिसको लाया गया है पी बिंदु पर, और ये क्यू कौन सा है? ये वह क्यू है जिसके क्षेत्र में लाया गया है। ठीक है, तो जिसका क्षेत्र है वह क्यू है, जिसको लाया गया है वह क्यू नॉट है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट और अपॉन में आर स्क्वायर और अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, और ये आपको बराबर में क्या मिलेगा? ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में आर स्क्वायर। इस Q नॉट से ये Q नॉट क्या कर जाएगा? कट जाएगा। तो अपने पास में क्या निकल कर आ गया? E की वैल्यू इतना निकल कर आ गया। तो E बराबर अपने पास में आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। ये तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है? परिमाण है। अगर हमको इसको सदिश रूप में लिखना है, क्यों? क्योंकि इसकी दिशा भी होगी, तो E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। आर कैप का मतलब क्या होता है? एकांक सदिश, जो कि बताता है दिशा किस ओर होगी, और इसकी दिशा हमेशा किस ओर होगी? बाहर की ओर होगी, क्योंकि F किधर है? बाहर की ओर है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया? पूरा डेरिवेशन हो गया किसका? एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है ये लगता है, बस इसमें क्या किया? एफ की वैल्यू तो पुट की और आंसर आ गया। समझ आ गया? ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर कहीं रफ कॉपी अगर आपके पास अवेलेबल है तो वहां पे इसको लिख लो। बस अगर एक जो डेरिवेशन है आपकी, उसमें सिर्फ दो लाइन है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सीधे एफ निकालो और एफ में किससे भाग दे दो? क्यू नॉट से। आंसर इतना छोटा सा ही है बस। अब कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अपन देखते हैं। क्या पॉइंट है? कि हमको पढ़ना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, और हमको पढ़ना है कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह कैसे निकलती हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमको पढ़नी है, और हमको क्या पढ़ना है? और हमको पढ़ना है क्या? कि विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो प्लस आवेश की वजह से कैसे होती हैं, और माइनस क्यू आवेश के कारण कैसे होती हैं। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र होता है तो उसकी जो रेखाएं होती हैं वह क्या है, इनके बारे में हम पूरी जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, कि रेखाएं क्या हैं, इन रेखाओं की जो गुण होते हैं यानी प्रॉपर्टी होती हैं वह क्या क्या होती हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, ये सारा हम सब कुछ पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तसल्ली से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक अभी अपन रखते हैं। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज करो और फिर से पढ़ो। ठीक है, बुक आपके पास में अवेलेबल है, कुछ पॉइंट्स आप वहां से पढ़ सकते हो। जब तक ये टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए ना, तब तक आप बुक को नहीं पढ़ने का है। ठीक है, क्योंकि एक बार पूरा विद्युत क्षेत्र कंप्लीट हो जाए, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वह क्या है, विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र क्या होती है वो क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये एक पूरा एक हिस्सा है इस विद्युत क्षेत्र का। ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप बुक को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो याद रखते हैं। तो बाकी का अगर नहीं किया है तो भाई लोग वो सारा कंप्लीट कर लो अपना। ठीक है, जितना भी आपके पास वीडियोस अवेलेबल है, सारे फिजिक्स के सारे नोट्स अपने कंप्लीट करके रखो, सारी चीजें कंप्लीट करके रखो। ठीक है, चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, ये सारा देखेंगे अपन क्या होगा। ठीक है, ओके।